तो कोशिश यही रखनी है कि मैं भी बताता चलूँ और आप भी पूछते चलें, ताकि दोनों साइड से कम्युनिकेशन रहेगी। तो थोड़ा-सा ये होता है, मुझे भी बताने में और करने में मज़ा आएगा कि हाँ, चलो मेरी बात कहीं तक पहुँच रही है और आप लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती रहेंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबेस के मास्टर क्लासेस और ये वीडियोस 3 या 4 सेशंस में होंगी। स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और अपने टूल्स को समझेंगे, क्यूबेस में कौन से टूल से क्या होता है, क्यूबेस में कौन कौन सी विंडोज़ कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं, वो सब देखेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आइए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी पहली विंडो आ चुकी है क्यूबेस ऑन करते ही। तो ये विंडो बेसिकली है क्या, इस पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है न्यूज़। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी क्यूबेस के नए अपडेट्स होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपडेट हो या डॉ से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे शो करता है। ये ऑनलाइन सब कुछ अपने आप अपडेट होता रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्यूबेस 14 हमारा लॉन्च हो चुका है और मैं भी जल्दी अपडेट करूँगा इसको। अभी मैंने नहीं करा है जानबूझ के, क्योंकि इन ट्यूटोरियल्स के लिए मैं सोचता हूँ कि अभी 13 पे ही हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के पास में 13 अभी अवेलेबल होगा। 14 के अंदर कुछ अच्छे नए ऑप्शंस आए हैं, जब उसका इंस्टॉल करेंगे तब उसके बारे में बातें होंगी। बाकी देखा जाए तो हमारे इस साइड में देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मोर, रीसेंट, रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग, प्रोडक्शन, मास्टरिंग। जैसे कि रीसेंट रीसेंट के अंदर हमने जो भी पहले प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे वो सब हमारे यहाँ पर शो करते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग, प्रोडक्शन, मास्टरिंग, ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो क्यूबेस प्रीमेड हमको देता है। अगर हमें मास्टरिंग करनी है तो हम स्टीरियो मास्टरिंग के अंदर जाके करते हैं। प्रोडक्शन में जाके अगर हमें डांस प्रोडक्शन करना है, हिप हॉप प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता इनके अंदर। क्या है कि कुछ प्रीमेड ट्रैक्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ड्रम्स वगैरह ऑलरेडी बने हुए हमको मिल जाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एम्प्टी। एम्प्टी क्या है असल में, जब हम एम्प्टी पे क्लिक करके क्रिएट न्यू करते हैं तो एक नया प्रोजेक्ट हमारे सामने बनकर आता है, जो कि बिल्कुल खाली होता है। उसके अंदर कोई भी ट्रैक, कोई इफेक्ट, कुछ नहीं होता। सब कुछ बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ ऑप्शंस और शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि नीचे आप देखेंगे यूज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन। ये क्या है असल में, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ सेव हो रहा है, तो यूज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन यानी कि जो क्यूबेस की डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, ये उसको वहाँ पर सेव करेगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर क्या आ रही है डिफ़ॉल्ट लोकेशन, कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर क्यूबेस प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सेव करता है क्यूबेस अपने प्रोजेक्ट्स। लेकिन मैं ये नहीं यूज़ नहीं करता। हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉम्प्ट फॉर प्रोजेक्ट लोकेशन। यानी कि जब हम नया कुछ प्रोजेक्ट बनाएं तो ये हमसे पूछे कि कहाँ सेव करना है उस प्रोजेक्ट को। अच्छा होता है कि अगर आप उसको अच्छे से कहीं अपनी किसी हार्ड ड्राइव में सेव करें और उसकी नेमिंग अच्छे से करें, ताकि इन फ्यूचर आपको प्रोजेक्ट ओपन करना पड़े तो उसको उसके नाम से सर्च करके आप या उसके फ़ोल्डर में जाके उसको आप ओपन कर सकें। इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट फॉर प्रोजेक्ट लोकेशन। ये क्या है असल में, यहाँ पर क्यूबेस हमसे खुद पूछता है कि अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन हम खुद सेट कर पाएँ कि हमें वो कहाँ सेव करना है। डेस्कटॉप पे करना है, किसी ड्राइव में करना है। ईज़ी हो जाता है, इन फ्यूचर हम उस फ़ोल्डर में जाके ईज़िली उसको लोकेट कर सकते हैं। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएँ तो प्रॉम्प्ट फॉर प्रोजेक्ट लोकेशन ही रखेंगे। इसके बाद जब हम करते हैं क्रिएट एम्प्टी, तो क्रिएट एम्प्टी करने पर ही हमसे पूछेगा कि हमको कहाँ सेव करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो हम मान लो इसको कहते हैं कि डेस्कटॉप पे न्यू फ़ोल्डर हमने बनाया, हमने लिखा प्रोजेक्ट, ठीक है, और इस फ़ोल्डर को हम ओपन करते हैं और सेलेक्ट फ़ोल्डर, हम उसको कह रहे हैं कि इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करो, हमें यहाँ सेव करना है। दैट्स इट। हमारी नई विंडो क्यूबेस की खुल के आ चुकी है। बिल्कुल ब्लैंक कैनवस है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी इसका जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अनटाइटल्ड 1, क्योंकि हमने इसको भी सेव नहीं करा। तो इसको हम अभी सेव कर देते हैं। उसका भी रीज़न आपको बताऊंगा क्यों। फिलहाल इसका हम नाम डालते हैं प्रो 1, ठीक, और सेव कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, पहली बात तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने जहाँ इसको बताया था कि लोकेशन सेव करने के लिए हमने बनाया था, प्रो के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, और उसके अंदर ये सेव हो चुका है प्रो 1। तो अब इसका प्रॉफिट ये है थोड़ा सा, कई बार काम करते वक्त, कुछ रिकॉर्डिंग करते वक्त हमारा सिस्टम किसी भी कारणवश
क्यूबेस ड्रॉप कर जाए या तो, या कोई प्लगइन हैंग हो जाए, या बाई चांस कोई मिसफॉल्ट हो जाए, आपका सिस्टम ही बंद हो जाए, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। जब भी आप कुछ काम करेंगे बस कंट्रोल एस दबाते रहिए, आपका वो प्रो वन ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है कि अपने प्रोजेक्ट को पहले ही सेव कर लो, ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत ना आए। अगर आए भी तो कुछ ही डेटा हमारा उसमें मिस हो, जब तक हमने सेव ना करा हो, कंट्रोल एस ना दबाया हो। अच्छी आदत ये होती है कि काम करते करते कंट्रोल एस कुछ देर बाद करते रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फिलहाल प्रोजेक्ट सेव। अभी ब्लैंक कैनवस है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमें जो मेन बात करनी है वो है हमारे टूल्स। ये सब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे टूल्स हैं। इन टूल्स को समझने के लिए हमारे पास एक इवेंट अगर साथ में हो, एक कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर हम इनको यूज़ कर सकें, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए हम एक गिटार का ये सैंपल पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको ले लेते हैं ताकि इन टूल्स को समझने में थोड़ी आसानी हो। उससे पहले कुछ और ट्रैक्स मैं ऐड कर लेता हूँ। अब आपको इन टूल्स के बारे में थोड़ा समझाते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, पहला टूल है हमारा एम। एम यानी कि डीएक्टिवेट ऑल म्यूट स्टेट्स, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पे ट्रैक्स म्यूट कर रखे हैं, अगर हमको उनको डीएक्टिवेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कर सकते थे यहाँ से भी एक एक करके, लेकिन कई बार हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत हैवी होते हैं, 50 60 100 तक ट्रैक चले जाते हैं, तो एक एक को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो उसके लिए यहाँ से हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं म्यूट्स को। ऐसे ही अगर हमने कुछ अपने ट्रैक सोलो करे हुए हैं और हम चाहते हैं कि अब उन सबको हम अनसोलो कर दें, तो ये एस का बटन है। इसके बाद आता है एल यानी कि लिसन। लिसन का जो बटन है ये हमारा काम करता है कंट्रोल रूम ओपन होने के बाद। अभी कंट्रोल रूम मेरा डिसेबल किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम इज़ डिसेबल। तो जब कंट्रोल रूम हमारा ऑन होगा तब एल काम करेगा, लिसन काम करेगा, तो इसके बारे में तभी बात करेंगे। इसके बाद में आता है आर यानी कि रीड ऑटोमेशन, डब्ल्यू इज़ फॉर राइट ऑटोमेशन, ए फॉर ऑल ऑटोमेशन यानी कि डीएक्टिवेट ऑल ऑटोमेशन। अब क्या सीन है कि हमने यहाँ पे कुछ ऑटोमेट कर रखा है, ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे, उसकी एक पूरी अलग क्लास होगी। तो मान लीजिए हमने कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर रखी हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारी सारी ऑटोमेशन जो है वो रीड करे हर ट्रैक के ऊपर। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं सारे ट्रैक्स के ऊपर ऑटोमेशन राइट हो, तो ये यहाँ से डब्लू राइट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी ऑटोमेशन हमने लगाई है वो हमारी सस्पेंड हो जाए और ना रहे, तो हम ए दबा देंगे, तो वो ऑटोमेशन हमको नहीं सुनाई देगी। इसके बाद ऑटो स्क्रॉल। ऑटो स्क्रॉल जो होता है हमारा, इसको हम ऑन रखेंगे। तो जैसे कि हमने गाना प्ले करा और अभी हमारा एक कर्सर चल रहा है, अगर हमारा ऑटो स्क्रॉल ऑफ है तो यहाँ के बाद आप देखेंगे ये आगे निकल जाएगा और प्रोजेक्ट वहीं रह गया। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा स्क्रॉल के साथ साथ चले, हमारे कर्सर के साथ साथ चले, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे जहाँ भी कर्सर जाएगा वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन को स्क्रॉल करता रहेगा। ओके। इसके बाद में हमारे जो टूल्स आते हैं मेन, वो है पहला टूल हमारा सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आगे पीछे कहीं भी हमें इसको करना है तो हम इसको फर्स्ट टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा रेंज सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट टूल से तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमें इसकी कोई एक रेंज सिलेक्ट करनी है, इसका कोई एक पार्ट सिलेक्ट करना है, तो वो हम इस टूल से ऐसे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास ड्रॉ टूल। इससे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी ऑटोमेशन। जैसे कि अब मान लो हम चाहते हैं कि ऑडियो की ऑटोमेशन, हम इसकी वॉल्यूम की यहाँ पे आगे कम हो जाए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, इस तरह की ऑटोमेशन की पूरी एक क्लास होगी अलग से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे हम ड्रॉ टूल से राइट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में अंडू, और कंट्रोल शिफ्ट जेड अगर हमको दोबारा से वो चाहिए हो तो कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। अपने जितने भी शॉर्टकट्स हैं उनके लिए एक शीट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, क्यूबेस के सारे सेशन, सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद। अभी फ़िलहाल चलते रहते हैं, जब जब काम करते रहेंगे शॉर्टकट्स मैं बताता रहूँगा, आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है इरेजर टूल। तो इरेजर टूल से हम किसी भी इवेंट को इरेज कर सकते हैं, वापस ले आते हैं। यही काम हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे तो भी हो जाएगा। तो ये इरेज है। फिर आता है स्प्लिट टूल। स्प्लिट टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इवेंट को कहीं से भी स्प्लिट कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और कंट्रोल जेड वापस आ जाएगा। इसके अलावा स्प्लिट को हम, जब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, बड़ा अच्छा शॉर्टकट है याद करने वाला। अगर हम ऑल्ट के साथ में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल रखते हैं तो देखो अभी कर्सर नॉर्मल है, और अगर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ में ही ऑल्ट दबाते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है सीजर के अंदर, स्प्लिट टूल के अंदर। तो बड़ा हैंडी जैसा टूल है ये, इसलिए मैंने सोचा बता दूं बीच में कि हमें बार बार स्प्लिट पे जाने की और कर्सर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कर्सर ही ऑल्ट दबाते ही एज अ स्प्लिट टूल काम करता है। इसके बाद ग्लू टूल। अब जैसे कि स्प्लिट टूल से हमने एक कुछ कट कर दिया और हमको ये दोनों इवेंट्स आपस में ग्लू करने हैं, तो हम इनको ग्लू कर सकते हैं, यानी कि एक से हम उसको काट सकते हैं और दूसरे से उनको आपस में फिर से एक कर सकते हैं, सिंपल। इसके अलावा अगला टूल है हमारा म्यूट टूल। म्यूट टूल हमारा क्या करता है, हमें पूरे इवेंट के अंदर, अब जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर पहले कुछ कट कर देते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एक पार्ट मुझे नहीं सुनना, तो मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ। अभी पूरा सुनाई देगा अगर मैं इसको चलाता हूँ, और ये म्यूट हो गया और ये फिर से चल गया। तो इसी से वापस क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा, सिंपल, बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। और इन सबको वापस से हम अपना ग्लू टूल से ग्लू कर देते हैं तो एक हमारा बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे टूल्स थे। इसके अलावा भी और टूल्स हैं, ये थोड़े एडवांस टूल्स हैं, हम आगे आगे बात करेंगे, टाइम रैप वगैरह। और यहाँ पर कलर का टूल है, सिंपल, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कलर पे एक पूरा पूरा बॉक्स आ जाता है। हम अपने ट्रैक्स को कलर कर सकते हैं किसी भी कलर में। वो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि कई बार हमारे पास 50 ट्रैक 100 ट्रैक हैं, उसके अंदर ड्रम्स भी हैं, उसके अंदर गिटार्स भी हैं, उसके अंदर कीबोर्ड्स भी हैं, उसके अंदर वोकल्स भी हैं, उसके अंदर बैकिंग वोकल्स भी हैं, तो सब अगर यही कलर के होंगे तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कलर्स करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि मान लीजिए हमने अपने ड्रम ट्रैक सारे ब्लू कर दिए और इंस्ट्रूमेंट्स हमने सारे अपने रेड कर दिए, हम सोचते हैं कि हमारे वोकल सारे ग्रीन में है, तो देखने में थोड़ा आसानी हो जाती है मिक्सिंग के टाइम पे कि किस जगह पर किस कलर में हमारे क्या चीज़ है। ओके, इसके बाद में आता है हमारा ग्रिड। तो ग्रिड क्या है एक्चुअली, हमारा जो भी ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्क एरिया है, ये कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली क्या है, ये बार्स हैं, और ये जो इनमें लाइनें आपको दिख रही हैं ये इसकी ग्रिड्स हैं। तो ग्रिड अगर ऑफ रहती है तो हम, जैसे कि आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर हमें ग्रिड ऑफ है तो हम अपने इसको इवेंट को कहीं भी थोड़ा सा भी रख सकते हैं उठा के। लेकिन अगर ग्रिड आपकी ऑन है तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस पे ही रुकेगा जाके, जैसे कि यहाँ पे इन लाइंस पे रुक रहा है। तो ये लाइंस क्या है बेसिकली, हमारे बीट्स और बार्स हैं। तो ये ग्रिड काम करती है इसके अकॉर्डिंग, जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं अडेप्ट टू जूम। अभी मैंने अडेप्ट टू जूम कर रखा है, अगर मैं इसको बार कर देता हूँ तो अब ये ग्रिड हमारा जो काम करेगा, देखो मैं सर इसको खिसका रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करूँगा तो ये सेकंड बार पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, और करेंगे तो थर्ड पे आ जाएगा। मैं इसको 2.5 पे या 1.5 पे नहीं रख सकता अभी, क्योंकि ये बार पे है, बार यानी कि 1 2 3 4 जहाँ लिखा हुआ है। इसी के साथ अगर हम इसको बीट पे कर देते हैं तो बीट यानी कि 1 2 3 4, ये 4 बीट्स का एक बार है हमारा। तो 1 2 3 4 1, तो यानी कि अब हमारी ग्रिड बीट के हिसाब से काम कर रही है, तो हम इनको बीट्स पे भी रख सकते हैं, 1.5 2.5, ठीक है, और बार्स पे भी और बीट्स पे भी, क्योंकि बार भी अपना में एक बीट है, ठीक है। और इसके बाद में चलते हैं आगे, यूज़ क्वांटाइज। अब ये काम करता है हमारा, जैसे कि हमारा ग्रिड काम करती है इस बॉक्स के हिसाब से, और ऐसे ही हमारा यूज़ क्वांटाइज काम करता है इस बॉक्स के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1/2, तो देखेंगे आप हमारे ग्रिड्स बस एक में दो बट गई हैं, यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। अगर मैं इसको करूँ 1/4, तो ये एक के बीच में चार वही बीट वाला आ गया, तो इनको बीट्स पे रख सकते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ 1/8, तो हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम 8 पार्ट्स में ऐसे रख सकते हैं कहीं पे भी। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, ग्रिड्स हमारी काम कर रही हैं इसके हिसाब से कि बार पे है, बीट पे है, क्वांटाइज पे है, और क्वांटाइज हमारा काम कर रहा है इस बॉक्स के हिसाब से कि क्वांटाइज हमने
जो हमारा कॉन्टेक्स्ट का प्रीसेट है वो हमने कहाँ पे सेट किया हुआ है, 1/4 पे, 1/8 पे, 1/16 पे, 1/32 पे, सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। मैं अपनी तरफ से अगर आपको बताऊँ बेसिकली जो यूज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं एडेप्ट टू जूम। ये सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगता है कि आप जितना जूम करेंगे इसको, ये उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। आप देख रहे हैं लाइन कम हो गई, जूम करेंगे तो लाइन बढ़ गई, और जूम करेंगे तो और लाइन बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ मान लो आगे करनी है तो ऐसे कर सकते हैं उठा के, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इधर करना है लेकिन ग्रिड पे करना है तो आप इसको जूम करेंगे और ऐसे करके इसको ला सकते हैं। तो एडेप्ट टू जूम क्या है कि जितना जूम बड़ा करेंगे उतनी ग्रिड्स बढ़ जाएंगी, जितना जूम छोटा करेंगे उतना ग्रिड्स कम हो जाएंगी, उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है करने के लिए, बाकी आपके वर्क के ऊपर आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर हो गई। इसके साथ ही हाँ, एक शॉर्टकट यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जूम इन जूम आउट के लिए हमारा शॉर्टकट होता है जी, जी फॉर गोट, और एच, एच फॉर हैन, एच फॉर हॉरर, वट। तो जी से छोटा और एच से बड़ा। और उसके अलावा हम यहाँ पर जो हमारी एक स्केल आ रहा है ऊपर 1 2 3 4 जहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम क्लिक करके उसको ऊपर नीचे ड्रैग करते हैं तो भी हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ पर रख के स्क्रॉल व्हील अपना मूव करते हैं, स्क्रॉल व्हील चलाते हैं माउस का, तो भी हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी आपने एक चीज़ देखी कि मेरा प्रोजेक्ट इधर चला गया था तो मैं इसको आराम से इधर ले आया, वो लेके आया हूँ मैं स्क्रॉल व्हील से। जो बीच वाला बटन होता है हमारा स्क्रॉल व्हील माउस के ऊपर, हम उसको अगर बीच में प्रेस करके रखें और मूव करें तो हमारा प्रोजेक्ट कहीं पे भी हम पूरा का पूरा मूव कर सकते हैं। तो कई बार इजी हो जाता है नेविगेट करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट में हमारे इवेंट यहाँ पर है, कोई एंड में है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी हैं। जी एच बड़ा छोटा करने के लिए, या फिर स्क्रॉल, या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी नेविगेट करना है, इधर से उधर जाना है, तो बीच वाला आप स्क्रॉल बटन दबा के रखिए और ड्रैग करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट आपका उसके हिसाब से मूव होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बार बार बताता रहूँगा, आपको याद होती रहेंगी। तो इसके बाद में हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे कुछ। सॉफ्ट क्वांटाइज का ऑप्शन आता है, ऑडियो रैप क्वांटाइज आता है, बहुत एडवांस चीज़ है और इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को शायद ना पता हो इस बारे में, और थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा मिडी क्वांटाइज होती है। मिडी क्वांटाइज होने का मतलब कि वो उसके जो इवेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, क्यू दबाते ही। सब लोग करते हैं, पता है। तो ये हमारा ऑडियो रैप क्वांटाइज है। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे जो वेव इवेंट्स हैं वो भी हम क्वांटाइज कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमारी कोई रिदम होती है, हम लाइव प्ले कराते हैं ढोलक तबला, और वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे नहीं आ पाती, तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम उसको भी क्वांटाइज कर सकते हैं, जैसे मिडी को क्वांटाइज करते हैं। तो ये आगे की चीज़ है, आगे ही बात करेंगे आगे। ये इसका पूरा पैनल होता है क्वांटाइज का, ये अलाइनमेंट का पैनल है हमारा। अच्छा, अलाइनमेंट पैनल भी आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ क्या है, ताकि आपको पता लगे कि आगे चीज़ें क्या क्या आने वाली हैं। अलाइनमेंट पैनल का जैसे कि सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने कोई वोकल रिकॉर्ड करा और वोकल के बाद उस वोकल के पीछे उसकी दो बैकिंग और रिकॉर्ड करी, और आपको पता है कि आप जब एक के बाद दूसरा रिकॉर्डिंग करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि वो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आए, और कई बार वो अच्छी नहीं लगती। ये बात अलग है कि हमें स्टीरियो फील्ड चाहिए होता है तो हल्की हल्की वो अलग हो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती हैं तो नहीं अच्छी लगती। और कई बार हम जानबूझ के चाहते हैं कि वो चीज़ें एक साथ सुनाई दें, तो उसके लिए अलाइनमेंट हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम इसको बता सकते हैं कि रेफरेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेफरेंस में हम वो टैग डालते हैं जो हमारा मेन है, और टारगेट में डालते हैं हम जिसको हमें टाइमिंग उसके हिसाब से सेट करनी है। किसके हिसाब से? रेफरेंस के हिसाब से। तो ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है मैच वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स भी पढ़ता है क्यूबेस, के वर्ड से वर्ड मिला के चलता है। तो इस बारे में बात करेंगे आगे एडवांस लेक्चर्स में। फ़िलहाल हमारे टूल्स थे ऊपर के, ये हमने कवर कर लिए। इधर हमारे पास में कुछ ये आते हैं अपना, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि ये हमारा इस साइड में चैनल दिखाता है, ये फेडर आ रहा है हमारा। अभी फ़िलहाल जिस ट्रैक पे सेलेक्ट करेंगे उस ट्रैक का फेडर हमारा इधर आएगा। इसके बाद में ये हमारा लेफ़्ट जोन है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन ट्रैक्स की, इस बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। फिर आपका लोअर जोन, इसके अंदर मिक्सर और एडिटर, सैम्पलर, कंट्रोल, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉर्ड पैड्स वगैरह, कॉर्ड पैड्स भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इस बारे में बात करेंगे।
और इसी से इसको बंद कर सकते हैं। और फिर हमारा राइट जोन, जहाँ पर कि हम देख रहे थे कंट्रोल रूम अपना, तो यहाँ पर कुछ वीएसटी, मीडिया, फिर कंट्रोल रूम या फिर मीटरिंग, मीटर हमारे, तो ये चीज़ें हम एक एक करके कवर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट था वो था हमारे टूल्स को समझना। और बस वीडियो ख़त्म करते हुए मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो ख़त्म। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करें, कमेंट्स करें कि कोई चीज़ समझ में ना आई है आपको, जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आपको दोबारा से बताई जाएगी, उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो कोशिश यही रखनी है कि मैं भी बताता चलूं और आप भी पूछते चलें, ताकि दोनों साइड से कम्युनिकेशन रहेगी। तो थोड़ा सा ये होता है, मुझे भी बताने में और करने में मज़ा आएगा कि हाँ चलो मेरी बात कहीं तक पहुंच रही है, और आप लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती रहेंगी। तो होपफुली ये वीडियो कुछ हद तक समझ में आई होगी। जैसा कि पहली वीडियो थी, मैं भी अभी कर रहा हूँ, करते करते चीज़ों को और अच्छे से समझा पाऊँगा, ये समझ पाऊँगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे, या मुझे समझाने में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये सब चीज़ें कमेंट्स के अंदर आप लिखिए प्लीज़, और मुझे गाइड कीजिए कि ये चीज़ हमें समझ में आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या ये चीज़ हमें समझनी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो मैं मिस कर जाऊँगा बताने से, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमसे नहीं आती तो पूछना ज़रूरी बनता है, तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे ट्रैक्स की, इवेंट्स की, एडिटिंग की, और उससे अगली वीडियो के अंदर फिर पहुँचेंगे इफ़ेक्ट्स पर, जो हम अपने इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं। सब चीज़ें चलेंगी एक एक करके, एक एक वीडियो के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।